हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज यूपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए सेट नंबर 2। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो जैसा कि आप सबको पता है, एंड वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल। क्लियर? तो बढ़ते हैं जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे सारे लेक्चर्स, सारी चीजें आपको सबसे पहले यहां पे शेयर कर दी जाती हैं और आपको सब चीजें यहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है? और इनके सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको गिवन है, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ हर घर शिक्षा कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत आपको जो मेरे पेड कोर्सेज हैं मात्र 499 रुपए में मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आपको इसमें कोड लगाना है, कौन सा? VIP 499। ये कोड लगाएंगे तो 499 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। और आप जो है इनमें कौन से कोर्सेज हैं? 10,000 एमसी कोर्स, जीएस कोर्स, ये सारे। ठीक है? और 10,000 एमसी कोर्स में क्या है? चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी हैं, और प्लस यहां पे डिफरेंट एग्जाम्स के एमसीक्यूज हैं। यूपीपीसीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बनाए थे वो भी हैं, और इस साल में मैं जो बनाऊंगा वो भी इसी के अंतर्गत आपको बनाऊंगा, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यूपीपीसीएस के, तो वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है? 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिलेगा कोर्स। और जीएस कोर्स जो है हमारा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमने इसमें जो है हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो ये भी आप कोर्स देख सकते हैं। इन कोर्सेज को आप जो है स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट से आप ले सकते हैं। अदरवाइज इनके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है। जैसे आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट डाउनलोड करोगे, आपको होम पेज नजर आएगा, बिल्कुल एंड में जाना और वहां पे नजर आएगा डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। ठीक है? वहां पे डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा, आपको 10,000 और जीएस कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? और आप इसमें हर घर शिक्षा कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जस्ट 499 में VIP 499 लगा के। ठीक है? तो बढ़ें, बस अपनी तैयारी करें, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, आगे बढ़ें, बस यही मैं आपको कहूंगा। और इसमें कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के साथ पढ़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ें। ठीक है? लेकिन अपनी तैयारी को इतनी मजबूत बना लो ताकि जो है आपको एग्जाम में हर तरीके का क्वेश्चन आता हो। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए जी हमारी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विटामिन डी इज प्रेजेंट इन, जो विटामिन डी होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? यस बताइए। जी, विटामिन डी जो है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो विटामिन डी है, विटामिन डी जो है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है? नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि फैट सॉल्युबल विटामिन तो है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। क्या कहते हैं इसको? कैल्सीफिरोल कहते हैं। कैल्सीफिरोल मतलब कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन इसको हम कहते हैं। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। बच्चों में रिकेट्स में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया में देखने को हमें मिलता है। विटामिन डी की अगर मैं बात करता हूं तो विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब बात यहां पे ये है कि जो विटामिन डी है इनमें से कहां कहां पे प्रेजेंट होता है। लीवर में बिल्कुल विटामिन डी प्रेजेंट होता है, मिल्क में विटामिन डी होता है, फिश ऑयल में भी विटामिन डी देखने को हमें मिलता है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी में विटामिन डी प्रेजेंट होता है, याद रखें। विटामिन जो है मिल्क में कौन सा नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता इसमें। ठीक है? और आयरन भी देखने को हमें नहीं मिलता। तो 2 चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, ये याद रखना है। और फिश की बात करता हूं तो फिश को पालने के लिए पिसीकल्चर देखने को हमें मिलता है। जो पालना होता है वो होता है पिसीकल्चर, और इसकी स्टडी को, फिश की स्टडी को इक्थियोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं। और फिश के लिए रेवोल्यूशन जो हुआ था वो हुआ है ब्लू रेवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। क्लियर? याद रखें। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। यूरिया वहां पे बनता है, ग्लाइकोजन वहां पे स्टोर होता है, फिब्रोनेजिन एक प्रोटीन बनता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तो वो भी लीवर में बनता है। क्लियर? सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी जो है एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो विटामिन डी बनता है वो कैसे बनता है? जब सन की रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो आपकी सन से बॉडी के ऊपर पड़ रही हैं, और बॉडी खुद से एक विटामिन बना रही है, दैट इज कॉल्ड विटामिन डी। जैसे कि अगेन मैं यहाँ पे बात करूँ, चीज, margarine, butter, fortified milk, healthy cereals, fatty fish, all these are the food sources of the vitamin D.
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। प्रोटीन डाइजेशन जो है वो कौन से ऑर्गन में हमें देखने को मिलती है? प्रोटीन डाइजेशन प्रोटीन डाइजेशन जो है इनमें से हमारे शरीर के किस अंग में देखने को मिलती है? कौन से जो है पाचन क्रिया की प्रणाली में देखने को हमें मिलती है? कौन से अंग में? स्टार्ट करते हैं माउथ से। मुंह से जब हम खाना खाते हैं तो इसमें दो आपका जो सलाइवा होता है जिसे हम लार कहते हैं, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है उसमें दो एंजाइम होते हैं। एक होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जिसे हम और क्या कहते हैं? टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, टाइलिन के नाम से। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है माल्टेज। पॉइंट क्लियर? ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? ये दोनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो माउथ में तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी, प्रोटीन की नहीं होगी। क्लियर? फिर आ जाओ इसोफेगस के ऊपर। जो आपकी जो है ये प्रणाली होती है, ये नली होती है, खाने वाली नली होती है। क्लियर? इसोफेगस, इसोफेगस में कुछ भी नहीं होता। इसोफेगस जो है एक आपकी क्या है? फूड पाइप देखने को हमें मिलती है। इसोफेगस एक फूड पाइप है। खाना जो है माउथ से लेके फूड पाइप के थ्रू जाके कहां पे जाता है? स्टमक में, अमाशय में जाता है, या फिर पेट में आपका जाता है, यहां पे। पॉइंट क्लियर हो गया? सो यहां पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक रास्ता है यहां पे। थर्ड नंबर आता है स्टमक में। स्टमक में होता क्या है? स्टमक में एक्चुअली क्या होता है? तीन चीजें होती हैं आपकी। एक होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जहां से हमें निकलता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस में दो आपके एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? ये दोनों एंजाइम प्रोटीन की जो है डाइजेशन को हेल्प करते हैं करने में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो वो है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। क्लियर? अब ये जो ऑक्जेंटिक सेल है इससे निकलता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो कि डाइजेशन में भी मदद करता है, ये देखने को हमें मिलता है। थर्ड होता है आपके एपिथेलियल सेल, जिसे हम कहते हैं, यहां से निकलता है आपका म्यूकोजा, जो कि बॉडी में जो हमारी एसिडिटी है उसको कम करने में मदद करता है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो यहां पे प्रोटीन डाइजेशन यहां से स्टार्ट होती है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? स्टमक इज द करेक्ट आंसर, स्टमक। क्लियर? इंटेस्टाइन में दो इंटेस्टाइन होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम, बस इतना पता होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होती है, ठीक है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को हमें मिलती है, फाइनल डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन देखने को हमें मिलती है यहां पे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी, स्टमक इज द करेक्ट आंसर, स्टमक। चलिए अगला आंसर बताइए। यस, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या बनेगा? विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन? जो लेमन होता है, नींबू होता है, उनमें कौन सा एसिड देखने को हमें मिलता है? लेमन में कौन सा एसिड देखने को हमें मिलता है? तो फटाफट आंसर बताइए इस चीज का। यस, लेमन में कौन सा एसिड देखने को हमें मिलता है? सारे देखते हैं। मैलिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो ये एप्पल में देखने को हमें मिलता है, एप्पल में। क्लियर? और एप्पल में आयरन बहुत होता है, ये याद रखना, आयरन बहुत होता है इसमें। दूसरा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है लेमन में, लेमन, ऑरेंजेस वगैरह में हमें सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। आंसर नंबर बी। कार्बोनिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर, ठीक है, सॉरी सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर जो है आपका, सोडा वाटर जो है आपका, उसमें हमें कार्बोनिक एसिड देखने को मिलता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, सोडा वाटर के अंतर्गत। ये पिक्रिक एसिड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि पिक्रिक एसिड होता क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आंसर इसका क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ये पिक्रिक एसिड क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताएंगे। क्लियर? इसको साइड पे अपनी कॉपी में लिख लो। कमेंट सेक्शन में देना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, लेकिन अपनी कॉपी में तो लिख लेना। पॉइंट समझ आया? आंसर नंबर बी, सिट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है या कौन सी ऐसी चीज है जो बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज को दूर करने में मदद करता है? जैविक अशुद्धियां, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात चल रही है यहां पे।
और कोई लिविंग बीइंग की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज तो वही होती हैं। अब सीन यहाँ पे ये आ जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स ने कोई ऑपरेशन वगैरह किया, ठीक है, डॉक्टर्स ने कुछ ऑपरेशन वगैरह किया, उस ऑपरेशन के टाइम पे ब्लड वगैरह सब कुछ लगा होता है, तो फिर हम उसको किस चीज के लिए भेज देते हैं, स्टरलाइज करने के लिए भेज देते हैं। तो उस टाइम चीज को हम क्या कहते हैं, इट्स नॉट ये वाला पार्ट, इट्स कॉल्ड स्टरलाइजेशन, इट्स नॉट स्टरलाइजेशन होता है ये, पॉइंट समझ आया। सो इसका आंसर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब चीज को, देखिए इसमें इन्होंने स्ट्राइल वर्ड को यूज कर दिया, मतलब हिंदी में तो गलत है वो, बट अदरवाइज स्टरलाइजेशन इसको हम कहते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है आपका ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो गलती से लिख दिया गया है, बट अदरवाइज मैं आपको एक चीज बताऊं, दैट इज ए टर्म जो इन्होंने हिंदी में लिख दिया था, नसबंदी इज ए टर्म। क्लियर, आप मुझे बता सकते हैं कि मेल में जब हम इस चीज को करते हैं, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, और फीमेल में क्या कहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? मेल और फीमेल में जो नसबंदी वर्ड यूज किया जाता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, ताकि वो बच्चा पैदा ना कर सके। तो मेल और फीमेल में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यस, ये हर्षित जो है आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो उस क्वेश्चन की तरफ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, बट इसका आंसर क्या बनेगा, स्टरलाइजेशन बनेगा। अब स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंप्योरिटीज वगैरह पे लगी हुई हैं उसको प्रॉपर तरीके से हीट करना और प्रॉपर तरीके से स्टीम देके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को खत्म करना। यस, बिल्कुल सही, बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, फीमेल में क्या कहते हैं और मेल में क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी लीजिए, उसमें चीनी डालिए, हल्का सा घुमाइए और घुल जाएगी, और पीछे थोड़े से सेडिमेंट्स बच जाएंगे और वो ग्लास के नीचे रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करता हूं, आंशिक आसवन की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, जो समुद्र से निकलता है वो होता है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल हर एक्चुअली क्या है कि जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है ना, तो इसको अलग अलग किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, कोल, कोक वगैरह, ये सब चीजों में अलग अलग किया जाता है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर वगैरह सारी चीज सिचुएशन जो होती हैं वो अलग होती हैं। उसको अलग अलग करने के लिए, क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए वो होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस। क्लियर हो गया आप लोगों को? डिस्टिलेशन पानी के अंतर्गत होती है, पानी के अंदर इंप्योरिटीज को अगर हम खत्म कर रहे हैं और पानी को हम थोड़ा सा शुद्ध बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। पॉइंट क्लियर, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्टरलाइजेशन इज द करेक्ट वन, स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें पूछा है नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, पॉइंट समझ आया, नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अब यहां पे मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया हुआ है क्वेश्चन आप लोगों को, कि हमारे देश में, मतलब वर्ल्ड में, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका यूएनएफसीसी है। और ये क्या बताता है हमें, 6 ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमें बताता है। ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और एक रह गया, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। पॉइंट समझ आया? तो ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस हमें देखने को मिलती हैं। बट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर को गर्म कर देना, पूरा का पूरा गर्म कर देना। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली ये 6 गैसेस तो है ही हैं, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने वाली और कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि इंफ्रारेड रेज की अगर मैं बात करता हूं, क्लियर, और इंफ्रारेड रेज की बात करें, इंफ्रारेड रेज हो गया, और क्या हो सकता है, यस, इंफ्रारेड रेज हो गया, वाटर वेपर हो सकते हैं, ठीक है, और ओजोन हो सकता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। अब बात यहां पे ये है, क्वेश्चन क्या पूछा, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। अब यहां पे देखिए मीथेन तो है, ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट शो कर रही है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया, इस क्वेश्चन को उसने ग्रीन हाउस इफेक्ट के अकॉर्डिंग पूछ लिया, तो हमें इसमें टिक क्या करना पड़ेगा, ए टिक करना पड़ेगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड को टिक करना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया तुम्हें? हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को टिक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनका ये और ये तीनों ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है,
बट अदरवाइज यही 6 ग्रीन हाउस गैसेस को मान्यता मिली हुई है, बट ये जो चीजें हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं हमें, तो ये ध्यान रखना। क्लियर। और यहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमने वर्ड यूज किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि ब्लड के साथ कंबाइन करती है। अब ब्लड के साथ कंबाइन करती है कैसे? 200 टाइम्स कंबाइन करती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ऑक्सीजन जो है एक मल्टीपल होती है ब्लड के साथ, तो ऐसे ही ओजोन जो है आप जैसे ऑक्सीजन जो है वो एक टाइम बाइंड करती है ब्लड के साथ, तो ऐसे ही जो है कार्बन मोनोऑक्साइड 200 टाइम बाइंड कर जाती है उतने ही समय में। तो ध्यान रखने वाला पार्ट है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। और मीथेन को हम और क्या कहते हैं? मार्श गैस, दलदल वाली गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर। एक और बताता हूं आपको, N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका, व्हाट इज दिस? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाफिंग गैस के नाम से। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारी गैसेस है आपकी जो मैंने आपको बताई थी। चलिए अगला आंसर बताइए। What is true about the polar satellite launch vehicle? PSLVs के साथ जो है इनमें से संबंधित टर्म क्या है? आपने सुना होगा कि इसरो जो है PSLV लॉन्च कर रहा है, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। What is जो है आपकी PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये क्या है चीजें? इट वॉज डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिजिनियसली इन इंडिया। बिल्कुल ये हमारी स्वदेशी है और इंडिया ही इस चीज को देखता है, और ये जो चीज देखी जाती है वो इसरो द्वारा देखी जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देखी जाती है। क्लियर। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे हैं? बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर देखने को हमें मिलते हैं। और इसरो जो बना था 15 अगस्त 1969 को जो है ये बना था, ये भी आपको याद रखना है। पॉइंट क्लियर। सो आंसर नंबर ए। और यहां पे जो बच्चे, काफी बच्चे बी और सी आंसर लगा रहे हैं। रशिया के साथ हमारा क्या कोलैबोरेशन है? कुछ भी नहीं है। यूएस के साथ क्या कोलैबोरेशन है? कुछ भी नहीं है। यूएस और यूके के साथ क्या कोलैबोरेशन है? कुछ भी नहीं है। हमारा तो खुद का है ये PSLV। पॉइंट समझ आया? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए जी आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टर्म्स सुनते हैं, लेकिन उसके रेलेवेंस में हमारे जीएस के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं या आते हैं, वही क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम यहां पे जी। चलिए जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। दैट इज थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन जो है आपका कहां पे है? थुम्बा कहां पे है? यस बता सकते हैं आप लोग, थुम्बा कहां पे है ये? यस बताइए, थुम्बा जो है वो कहां पे है? यस, थुम्बा तिरुवनंतपुरम में देखने को हमें मिलता है, एंड दैट इज इन द केरला। दैट इज इन द केरला के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है थुम्बा इक्वेटोरियल जो है रॉकेट लॉन्च स्टेशन हमें देखने को मिलता है। आंसर नंबर बी। केरला की अगर मैं बात करता हूं, केरला को स्पाइस सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और केरला में मोनाजाइट सैंड भी है, यहाँ पे मोनाजाइट सैंड, जहां पे हमें देखने को मिलता है थोरियम। मोनाजाइट सैंड के ऊपर हमें देखने को मिलता है थोरियम, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और केरल में हमें देखने को मिलता है नेचुरल रबर, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है नेचुरल रबर, देखने को मिलती है लेटेक्स ऑफ द प्लांट से। जो प्लांट का लेटेक्स वाला पार्ट है वहां से हम निकालते हैं। नेचुरल रबर वर्ल्ड वाइड कहां से मिलती है हमें? वर्ल्ड वाइड, दैट इज इन द थाईलैंड। थाईलैंड में हमें वर्ल्ड वाइड देखने को हमें मिलती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल रबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के नाम से भी जाना जाता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के नाम से। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका बेंगलुरु इसरो के हेडक्वार्टर जो मैंने आपको बताए थे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में आपको पता है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे है? सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में है या उड़ीसा में है? बताइए फटाफट। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे है? जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में अभी। यस, केरल में साइलेंट वैली भी देखने को हमें मिलती है। साइलेंट वैली केरल में तो आपके 3 रामसर साइट हैं, अष्टमुडी, वेम्बनाड एंड अष्टमुडी, वेम्बनाड, और कौन सी है? अष्टमुडी, वेम्बनाड और बताओ। यस, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर, अष्टमुडी, वेम्बनाड और एक और है, जल्दी से बताओ, मेरे दिमाग से स्किप कर गया। फटाफट आप बताइए कमेंट सेक्शन में।
शस्तम कोटा, बिल्कुल सही, शस्तम कोटा। ये जो हैं 3 हमारी रामसर साइट्स हैं केरल के अंतर्गत। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए जी। सो हो गया ये पार्ट आपका। आंसर नंबर बी, दैट इज केरला इज द करेक्ट आंसर, केरला। अगला बताइए। डीआरडीओ, डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आज का। अगेन डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए, दैट इज इन द न्यू दिल्ली। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे सिमलीपल टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और भितरकनिका नेशनल पार्क है, गाहिर माथा बीच है, यहाँ पे गाहिर माथा बीच, जहां पे ऑलिव रिडले टर्टल जो है मास नेस्टिंग करते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल मास नेस्टिंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अरीबदा के नाम से जाना जाता है, अरीबदा के नाम से। क्लियर। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ठीक है। महाराष्ट्र में तदोबा नेशनल पार्क देखने को हमें मिलता है। अप्सरा जो हमारा पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था, न्यूक्लियर सेंटर था, वो भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। आंसर नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन फिर आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था। वो क्या डिस्कस किया था? दैट इज जो है थुम्बा इक्वेटोरियल जो है स्पेस सेंटर, और वहीं से ही है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एंड दिस इज अगेन इन द तिरुवनंतपुरम। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में देखने को हमें मिलता है। तो आंसर नंबर ए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे स्पेस सेंटर। चलिए जी, आप कहेंगे कि सर आज आपने साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा डाल दिए हैं, बट पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस एंड टेक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते एग्जामिनर। हाँ, करंट में कोई आपका जैसे कोई पीएसएलवी छोड़ दिया, जीएसएलवी छोड़ दिया, और इसकी रेंज क्या है, जहाँ मिसाइल छोड़ दी, ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। कौन सी कंट्री से छोड़ा, कहाँ से छोड़ा, कितनी रेंज है, कितने किलोमीटर की है, भार कितना है, वेट कितना है, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन एक चीज ये होती है कि उसके पीछे स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत होते हैं। वो स्टैटिक क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में पूछ लिए जाते हैं। यस, बता सकते हैं आप लोग? यस। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है हमारी भारत में, इनमें से कहां पे है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मतलब जो भी हम चीजों को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इनमें से कहां पे है? यस, हसन कर्नाटक में देखने को हमें मिलती है, भोपाल एमपी में हमें देखने को मिलती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों जगहों के ऊपर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हमारी देखने को मिलती है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। चलिए अगला आंसर बताइए जी। भोपाल में, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने बोला है भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी देखने को मिली थी 1984 में। बिल्कुल सही बोला है बच्चे ने जी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, स्केड्यूल्ड बैंक कौन से बैंक होते हैं? स्केड्यूल्ड बैंक जो है होते हैं, अनुसूचित बैंक, वो किस तरीके के बैंक होते हैं? यस, बता सकते हैं। अब आप एक चीज मैं बताता हूं, स्केड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आए, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आए। पॉइंट समझ आया? आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आए। पॉइंट क्लियर? आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आए। जितने बैंक्स हैं इंडिया में, मैक्सिमम शेड्यूल्ड बैंक हैं, और वो आरबीआई के दूसरे शेड्यूल यानी कि दूसरे चैप्टर में आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो होती हैं, यानी कि जो आरबीआई की, कहने का मतलब ये होता है कि जो ये शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, इनके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होगी, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का मिनिमम पेड कैपिटल का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे जो मिनिमम शेयर है मार्केट में, मिनिमम शेयर है मार्केट में, उस बैंक के कितने खरीदे होने चाहिए? 5 लाख रुपए के। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैंक है, मैं खुद एक बैंक हूं,
मेरे पास एसबीआई, मेरा एसबीआई बैंक है, ठीक है, एसबीआई मतलब मेरा बैंक है वो, ठीक है, ऐसे नहीं कि मेरा अकाउंट है, मेरा ही बैंक है। तो मतलब अगर मैं एसबीआई को शेड्यूल्ड बैंक कहना चाहूं तो वो ये होगा कि एसबीआई के 5 लाख रुपए के शेयर मार्केट में होने चाहिए और वो खरीदे होने चाहिए। चाहे ये 100 करोड़ की इश्यू कर दे, लेकिन 5 लाख रुपए के अगर किसी ने खरीदे हुए हैं, 10 लोगों ने, 50 लोगों ने, वो जितने भी लोगों ने खरीदे हुए हैं, 5 लाख रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं, तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं आपका, दैट इज शेड्यूल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इट इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबी एक्ट 1934। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी क्लियर। अब शेड्यूल्ड बैंक जो मैंने आपको बताए हैं वो कौन कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है जो बिजनेस करता है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, वो है एसबीआई। कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर मैं बात करता हूं तो एग्रीकल्चर के लिए हमें देखने को मिलता है, प्राइमरी, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। प्राइमरी जो होता है वो गांव लेवल पे, सेंट्रल जो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, क्लियर, और स्टेट लेवल के ऊपर, और स्टेट लेवल वाला एपेक्स बैंक होता है कोऑपरेटिव बैंक्स में। बाकी कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, ये सब देखने को हमें मिलते हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक। तो आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से शेड्यूल्ड बैंक में कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते। इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने आपको डिफिकल्ट करना ही है क्वेश्चन, तो किसी भी तरीके से यहां से पूछ लेता है एग्जामिनर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्लैक सॉइल जो है आपकी, ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है? ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यस बता सकते हैं आप लोग जी, बता सकते हैं आप लोग। ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी है आपकी, ये इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हम रेगूर सॉइल के नाम से जानते हैं। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रेगूर सॉइल। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये मिट्टी है, इसके अंदर अगर हम पानी डाल दें तो इसके अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। क्या पड़ने लग जाते हैं? क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। पॉइंट क्लियर। तो वो क्रैक्स जो हैं वो रेगूर सॉइल उसको कहा जाता है, और ये ब्लैक सॉइल के अंतर्गत देखने को हमें मिलते हैं। यहां पे वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, पानी रिटेंशन कर लेता है। जब पानी रिटेंशन कर लेगा, सूख जाएगा तो ड्राई हो जाएगा, क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे आपके यहां पे। क्लियर। और इसमें लाइम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, लाइम होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। लेकिन इसमें होता क्या नहीं है, ये पुअर किस चीज के अंतर्गत होते हैं? पुअर इन नाइट्रोजन, पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस के अंतर्गत जो है ये पुअर होते हैं। कौन? रेगूर सॉइल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। खादर सॉइल और बांगर सॉइल, ये आगे जो है एलुवियल सॉइल की एग्जांपल होती हैं ये। और खादर को हम बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियम, ठीक है, और बांगड़ को हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियम। क्लियर। तो एलुवियल सॉइल जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये आपकी फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में देखने को हमें मिलती है। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज का मतलब क्या है? जो हिमालय से नदियां आती हैं, हिमालय से जो नदियां आती हैं, और नदियां आती हैं और वहां से जो मिट्टी होती है वो मिट्टी लेके आते हैं और जो है धरती के ऊपर गिर जाती हैं। जाने के हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, तो वहां पे जो नदियां लेके आती हैं मिट्टी, वहां पे डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, उसे हम कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट सॉइल होती है वो भी एलुवियल सॉइल होती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी देखने को हमें मिलती है। और इंडिया का पूरा जो मैप है आपका, पूरा जो मैप है आपका, उसमें 40% एरियाज में हमें एलुवियल सॉइल देखने को हमें मिलती है, इंडिया के 40% एरियाज में। पॉइंट क्लियर। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रेगूर सॉइल। रेगूर सॉइल कॉटन सॉइल है, हाई क्ले कंटेंट है, आयरन और लाइम के अंदर रिच है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, एल्यूमिना वगैरह ये सब चीजें रिच देखने को हमें मिलती हैं। चलिए अगला आंसर बताइए जी, बताइए जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय पाणिनि? पाणिनि द्वारा जो है पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? और पाणिनि ने जो ये पुस्तक लिखी थी वो आपकी लिखी थी आपकी पहली संस्कृत पुस्तक, पहली संस्कृत पुस्तक इसने लिखी थी, एंड दैट वाज द अष्टाध्यायी। और कौन सी पुस्तक लिखी है उन्होंने? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है पहली संस्कृत बुक है जो कि लिखी गई है, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और अष्टाध्यायी के ऊपर कमेंट्री जो लिखी गई है, कमेंट्री, एंड दैट वाज द महाभाष्य। कमेंट्री जो लिखी गई है वो है महाभाष्य, और महाभाष्य को लिखा किसने है? पतंजलि ने लिखा है।
महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। अगेन बात करते हैं मिताश्रा की। अगर मैं बात कर रहा हूं, मिताश्रा जो है ये किसने लिखी है? विजयनेश्वर ने लिखी है। विजयनेश्वर ने लिखी है। आपकी पॉइंट समझ आया? विजयनेश्वर ने लिखी है। पॉइंट क्लियर। और यहां पे मिताश्रा में हमें बात किसकी होती है? इनहेरिटेंस बाय बर्थ। इनहेरिटेंस बाय बर्थ मतलब, इनहेरिटेंस बाय बर्थ का मतलब यहां पे क्या आ गया? इनहेरिटेंस बाय बर्थ का मतलब ये हो गया कि जो चीजें वंशगत चलती चली जा रही हैं उसके बारे में हम यहां पे बात करते हैं। क्लियर। माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका जो है ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है महायान फिलॉसफी। महायान फिलॉसफी जो लिखी किसने है? नागार्जुना ने लिखी है। महायान फिलॉसफी जो कि नागार्जुना ने लिखी है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अष्टाध्याय पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यस, अगला क्वेश्चन बताइए। इंपॉर्टेंट। इनमें से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जो कि एयर प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। वायुमंडल दाब को अगर आपने मापना है तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? एंड दैट इज अ बैरोमीटर। बैरोमीटर। क्लियर। बैरोमीटर को ढूंढा किसने था? टॉरिसेली ने ढूंढा था। टॉरिसेली ने। एयर प्रेशर को मापने वाले जो है आपका मापने के लिए यूनिट जो होती हैं वो होते हैं पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये देखने को मिलते हैं, और बार भी देखने को मिलता है, टॉर भी हमें देखने को मिलते हैं, ये यूनिट एयर प्रेशर के लिए। और टॉरिसेली ने बैरोमीटर ढूंढा था। बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाए तो तूफान आएगा, स्टॉर्म आ जाएगा। ठीक है। बैरोमीटर की रीडिंग धीरे से एक बार गिरे तो आसमान क्या है, सॉरी, तो क्या बनेगा? रेन का फिनोमिना बनेगा। और धीरे धीरे जो है ऊपर उठे तो वो क्या बनेगा? आसमान साफ है, क्लियर वेदर देखने को हमें मिलेगा। तो आंसर नंबर बी। थर्मोमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो ये टेम्परेचर को मापने के लिए आपका यंत्र माना जाता है। क्लियर। हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो ये ह्यूमिडिटी को मापने वाला एक यंत्र है। अब ह्यूमिडिटी होती क्या है? अगर मैं बात करता हूं हवा के अंदर कितनी नमी है, कितने वाटर वेपर्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर के नाम से, उसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ह्यूमिडिटी दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब ये क्या मतलब होता है? इस दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि हवा में अभी कितनी है, एट प्रेजेंट कितनी है, तो वो होगा एब्सोल्यूट। तो मतलब ये हमें एक्चुअल चीजों के बारे में हमें बताता है। क्लियर। जब हम कंपेयर करें तो वो होता है रिलेटिव। कंपेयर कैसे करना हो सकता है? हवा में इतनी है और इतनी आ सकती है, ऐसे हो सकता है कंपैरिजन। और कैसे हो सकता है? यहां पे कितनी है और वहां पे कितनी है, दो चीजों को कंपेयर करके भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एनीमोमीटर जो होता है वो करंट को मापने के लिए एक यंत्र होता है। करंट को मापने के लिए बहुत सारी चीजें और होती हैं। एक तो एनीमोमीटर हो गया, ठीक है। वन सेक, इट्स नॉट एनीमोमीटर, मैं अमीटर की बात कर गया। एनीमोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर विंड की स्पीड को मापता है। एनीमोमीटर जो है विंड की स्पीड को मापता है। पॉइंट समझ आया? यस। हाँ, एनीमोमीटर विंड की स्पीड को मापता है, ना कि करंट की। मैंने करंट की जो बात कर रहा था वो क्या है? अमीटर होता है। अमीटर करंट को मापता है। गैल्वेनोमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर वो भी करंट को मापता है। क्लियर। ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, यानी कि वाइसा वर्सा की कंडीशन यहां पे देखने को मिल सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, गैल्वेनोमीटर को अगर हमने अमीटर में चेंज करना है, ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला। गैल्वेनोमीटर को अगर हमें अमीटर में चेंज करना है तो एक वायर लगती है जिसे हम क्या कहते हैं? शंट। वायर जो लगती है वो होती है शंट। उसे हमें कैसे लगाना पड़ेगा? पैरेलल डायरेक्शन में हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को अगर हमने वोल्ट मीटर में लगाना है तो जो शंट लगेगी वो कैसे लगेगी? सीरीज में लगेगी, सीरीज में। पॉइंट समझ आया? तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। पॉइंट क्लियर जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइट प्लेग किसे कहा जाता है? व्हाइट प्लेग किसे कहते हैं? यस। व्हाइट प्लेग किसे कहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, मेटेलिक एलिमेंट्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं लंग्स में, और ये होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, ये मेटेलिक एलिमेंट जमा होने लग जाते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं। क्लियर। टीबी, इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है वो होता है, इसके लिए जो वैक्सीन होती है वो होती है बीसीजी वैक्सीन, दैट इज कॉल्ड बैसिलस
कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, तो दिस इज द फुल फॉर्म। क्लियर। और टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जो गायें भैंस वगैरह होता है, जो उनके मिल्क होता है, ठीक है, जो उनका मिल्क होता है उसके अंदर भी कई बार टीबी का बैक्टीरिया आ जाता है, तो भी हम कहते हैं कि दूध को गर्म करके पीना चाहिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया अगर आ गया और आपने उसको पी लिया तो आपको टीबी हो सकती है। इसीलिए हम मिल्क को एक टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, पॉइंट क्लियर। 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड, क्लियर। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोला जाता है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसे हम क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं, जो कि लुईस पास्चर ने हमें बताया था। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण देखने को हमें मिलता है, साल्मोनेला टाइफी, क्लियर। और इसके लिए जो एक टेस्ट होता है वो होता है क्या? विडाल टेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। मलेरिया मैंने आपको बताया था, मलेरिया जो है आपका फीमेल एनोफ्लीज के कारण जो है आपका फैला है, ठीक है। और मलेरिया में आपके आरबीसीज और लीवर के ऊपर जो है इफेक्ट देखने को हमें मिलता है, क्लियर। प्लेग की बात करते हैं तो जर्सीनिया पेस्टिस, जर्सीनिया पेस्टिस के कारण जो है आपका प्लेग फैलता है। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी, ट्यूबरक्लोसिस इज द करेक्ट आंसर। ये है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। नेक्स्ट बताइए जी। अगला क्वेश्चन बताइए, गिल्ट एज सिक्योरिटी किसे कहते हैं? गिल्ट एज सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? जीसैक, जीसैक। ये ऐसी आपकी सिक्योरिटीज हैं जो कि इशू करी जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई इशू कर सकता है, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू कर सकता है जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तब। तो दीज आर द गिल्ट एज सिक्योरिटी। सो दीज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीज सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये हाईली सिक्योर्ड होती हैं। हाईली सिक्योर्ड का मतलब पता क्या हो गया? हाईली सिक्योर्ड का मतलब ये हो जाता है कि अगर ये मार्केट में गई, ये गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट में जाती हैं, मार्केट में चली गई, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ऑब्वियसली बात है टाइम पीरियड के लिए जाएंगी, और जब बैंक मेरे पास मैंने खरीद ली, वो गिल्ट एज सिक्योरिटी मैंने खरीद ली, अब क्या होगा? तो मैं जो है दोबारा से जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास, क्योंकि इशू गवर्नमेंट ने करी है, लेकिन मतलब इशू गवर्नमेंट ने करी है और करता कौन है? आरबीआई करता है। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, उसको जमा कराऊंगा और उससे पैसे ले लूंगा, ठीक है। या कोई गवर्नमेंट ऑफिस जो होंगे जहां पे इशू करी गई है, तो उससे मैं अपने पैसे ले लूंगा। तो मतलब हाईली सिक्योर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा पैसा कभी भी डूबेगा नहीं अगर मैंने ये खरीद ली। शेयर मार्केट, बॉन्ड, ये शेयर मार्केट वगैरह में ऊपर नीचे होती रहती चीजें, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है हाईली सिक्योर्ड होती है, इसमें आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं, क्लियर। तभी तो हम बात, जो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में या गवर्नमेंट से ही जो चीजें देते हैं उसी में ही हम पैसा लगाते हैं, क्लियर। और देखिए लो रिस्क होता है इसमें, लेकिन जब लो रिस्क है तो ऑब्वियसली बात है जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका कम देखने को आपको मिलेगा। ये ध्यान रखने वाला पार्ट है। चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बॉक्साइट जो है ये रॉ मटेरियल है कौन सी इंडस्ट्री के लिए? बॉक्साइट जो है रॉ मटेरियल है कौन सी इंडस्ट्री के लिए? बॉक्साइट। सो बॉक्साइट जो है वो है एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल। एल्यूमिनियम के लिए जो ओर है वो है बॉक्साइट, और कौन सी है? क्रायोलाइट, ठीक है, और है कायोलिनाइट, कायोलिनाइट, क्लियर। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो दीज आर द एग्जांपल। आयरन की अगर मैं बात करता हूं तो हेमेटाइट है, लेमेनाइट है, साइट्राइट है, आयरन पायराइट है, मैग्नेटाइट है। सो ऑल आर द ओर्स। जो आयरन पायराइट है उसे हम क्या कहते हैं? FeS2 के नाम से जानते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये याद रखने वाला पार्ट है, क्लियर। और स्टील की अगर मैं बात करता हूं, स्टील, स्टेनलेस स्टील की अगर मैं बात करूं, आयरन, निकल, क्रोमियम प्लस कार्बन द्वारा जो है बना हुआ ये पार्ट है स्टेनलेस स्टील, जिसमें 75, 15, 10 और 0.05 का परसेंटेज देखने को हमें मिलती है स्टेनलेस स्टील में। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड को शुद्ध अगर करना है तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट वो होता है, लिक्विड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वा रेगिया, अमल राज के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट आपका HNO3 का हम इस्तेमाल करते हैं। 3 पार्ट HCl के ये और 1 पार्ट HNO3 का। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम।
सो ये एक बार पढ़ लेना, एक बार याद कर लेना, पेपर में आ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। एक बार रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कि इसमें पूछा जा सकता है कि सिलिका क्या होता है, रस्ट क्या होता है, स्लैग क्या होता है, बॉक्साइट क्या होता है, हेमेटाइट क्या होता है, सोडियम अमलगम क्या है, वगैरह वगैरह। पेपर में मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है ये। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला बताइए, द लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस। स्टार है, डस्ट है, गैस है, ये आपस में जुड़े हुए हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। बिटवीन द कंपोनेंट इट इज नोन एज, देखिए स्टार, डस्ट और गैस, स्टार, डस्ट और गैस आपस में जुड़े हुए हैं। इस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? इस चीज को हम जानते हैं गैलेक्सी के नाम से। और हमारी गैलेक्सी जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, दैट इज मिल्की वे। मिल्की वे, पॉइंट समझ आया? तो ये हमारी दैट इज अ गैलेक्सी है, और इस चीज को हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। और हमारी कितनी गैलेक्सी हैं? 10 की पावर 11 जो हैं गैलेक्सी देखने को मिलती है हमें, और 10 की पावर 11 के गैलेक्सी के ही 10 के पावर 11 स्टार देखने को हमें मिलते हैं। 10 की पावर 11 गैलेक्सी के 10 के पावर 11 ही स्टार हैं। तो इसका मतलब टोटल स्टार कितने हो गए? 10⁻22 स्टार्स देखने को हमें मिलते हैं पूरे यूनिवर्स में। 10 की पावर 22 स्टार्स देखने को हमें मिलते हैं पूरे यूनिवर्स के अंतर्गत। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और हमारी मिल्की वे के जो मतलब नजदीक कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी देखने को हमें मिलती है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। स्टार्स आर द सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, बिल्कुल सही, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होती है ये। The next question is thermal electricity is generated by which of the following? देखिए थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर रहे हैं। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो है थर्मल एनर्जी पैदा करी जाती है, सबसे ज्यादा 62% के आसपास सबसे ज्यादा जो एनर्जी पैदा करते हैं वो होती है थर्मल एनर्जी। क्लियर? और थर्मल एनर्जी जो पैदा करी जाती है वो किससे पैदा करी जाती है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो कोल से करी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ हम कोल यूज करते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोल भी यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस भी यूज कर सकते हैं, पेट्रोलियम भी हम यूज कर सकते हैं। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर ये पूछ लेता कि मैक्सिमम थर्मल एनर्जी कहां से बनाते हैं तो आप आंसर दे देते कोल से। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ये कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। क्लियर? ये कौन सी चट्टानों से हमें देखने को मिलते हैं? ये कौन सी चट्टानों में हमें देखने को मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में हमें देखने को मिलते हैं। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। That is coal, natural gas और पेट्रोलियम। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा पैदा करी जाती है इंडिया में, ये आपको पता है। द किंग हर्षवर्धन रोट ए फेमस प्ले, जो किंग हर्षवर्धन है वो, यस, किंग हर्षवर्धन ने जो है एक फेमस प्ले लिखा था, इनमें से वो कौन सा प्ले देखने को हमें मिलता है? देखिए हर्षवर्धन जो है वर्धमान डायनेस्टी के जो है मतलब वन ऑफ द फाउंडर्स में कह सकते हैं हम। इन्होंने फाउंडेशन रखा है आपका, ठीक है, वर्धमान डायनेस्टी। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी थानेश्वर, थानेश्वर। और इन्होंने थानेश्वर से ये कनौज शिफ्ट किए थे, इन्होंने कनौज कैपिटल शिफ्ट करी थी। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, कनौज यूपी में आपका देखने को हमें मिलता है। अब हर्षवर्धन ने इनमें से कौन सा फेमस प्ले जो है आपका लिखा था? तो वो लिखा था नागानंद। नागानंद जो है फेमस प्ले लिखा था। रत्नावली इन्होंने लिखा हुआ है। क्लियर? हर्षवर्धन, रत्नावली और कौन सा फेमस प्ले लिखा है इन्होंने? यस, प्रियादर्शिका, प्रियादर्शिका। तो ये फेमस प्ले लिखे हैं इन्होंने, किन्होंने? दैट इज द हर्षवर्धन ने लिखे हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन। क्लियर? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर्षवर्धन के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी गई है, हर्षचरिता, हर्षचरिता, ठीक है, इनकी बायोग्राफी। और ये किसने लिखी है? भानभट्ट ने, भानभट्ट ने लिखी है। भानभट्ट ने लिखी है हर्षचरिता। भानभट्ट ने ही लिखी है कदम्बरी, कदम्बरी नाम की पुस्तक भी किसने लिखी है? भानभट्ट ने लिखी है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रामायण की अगर मैं बात करता हूं, रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। साउथ की जो रामायण लिखी है, साउथ की, वो लिखी है कंबन ने। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में,
वो लिखी किसने है? दैट इज रिटन बाय द तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, द ग्रेट भक्ति सेंट। क्लियर? सो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो ये याद रखना है। यस, ये जो लिखा हुआ है नारायणियम, नारायणियम लिखा हुआ है, एक कविता है जो भगवत पुराण से ली गई है, भगवत पुराण से कविता ली गई है। यस, सो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, नागानंद। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। बहुत बढ़िया। टिंचर आयोडीन कंटेन्स, क्या होता है? टिंचर आयोडीन कंटेन्स, देखता हूं मैं, ऑप्शन नहीं लगाया मैंने, कोई बात नहीं। टिंचर आयोडीन कंटेन्स, टिंचर आयोडीन में क्या देखने को हमें मिलता है? यस, टिंचर आयोडीन में सो 2 जो है 2 से 7% 2 to 7% जो है आपको एलिमेंटल आयोडीन देखने को मिलती है, एलिमेंटल आयोडीन। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है वो होता है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, या फिर हो सकता है आपका पोटाशियम आयोडाइड, या फिर इसमें हो सकता है आपका पोटाशियम आयोडाइड। ध्यान से समझिए, 2 से 7% तक एलिमेंटल आयोडीन हो गया, और प्लस सोडियम आयोडाइड जो हो सकता है, या पोटाशियम आयोडाइड हो सकता है। इसके अंदर होगा आपका इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, इथेनॉल का मतलब इथाइल अल्कोहल C2H5OH। पॉइंट समझ आया? सो इसका मतलब क्या है? टिंचर आयोडीन के अंतर्गत क्या देखने को हमें मिलेगा? अल्कोहल देखने को हमें मिलेगी, शराब देखने को हमें मिलेगी, इथाइल अल्कोहल। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये टिंचर आयोडीन जो है वो किस तरीके से काम करता है? एंटीसेप्टिक की तरह। एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को खत्म करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर सी। क्लियर? यस, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल सही, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से जो हैं आप जो आंसर दे रहे हैं, कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की। देखिए जितने ज्यादा आप आंसर देंगे, जितने ज्यादा आप आंसर देंगे ना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। पॉइंट समझ आया? क्योंकि देखिए क्या होता है, चाहे आप गलत बोल रहे हैं लेकिन आप बोले, पर ऐसा भी नहीं है कि बस हम बिना आंसर, बिना क्वेश्चन देखे बस ए लिखी जा रहे हैं, बिना क्वेश्चन देखे बी लिखी जा रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को जज करो, अपने आप को जज करो। जब हम कर रहे होते हैं क्वेश्चन, एक पेपर के ऊपर 1 2 3 क्वेश्चन लगाओ, उसमें आप देखो कि पहले आपने आंसर क्या दिया, एंड में जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप ना जज किया करो कि अगर हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 में आपके कितने से हुए, 10 सही हुए, 15 सही हुए, 5 सही हुए। तो आप फिर बाद में ये चेक किया करो कि मेरे जो गलत क्वेश्चन हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं। समझ आया? तभी तो इस क्लास का फायदा है। तभी उन जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको दोबारा से सुनो, उसको अगर नहीं मतलब पता आप लोगों को तो वो उसको कॉपी पे लिखो। सो इसी तरीके से प्रेपरेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि बस हम ए लिखी जा रहे हैं, बी लिखी जा रहे हैं और बस हम क्लास में मजे कर रहे हैं, ठीक है सबको आंसर बता दिया, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए जी देखिए जी क्वेश्चन क्या है। कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज। देखिए हाइड्रोजनेशन जो है वेजिटेबल ऑयल का, ये क्या होता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एक्चुअली क्या होता है, जो लिक्विड फैट होती है आपकी, लिक्विड फैट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, इसको अगर हमने सॉलिड फैट में डालना है, किसमें? सॉलिड फैट में, जिसे हम और क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैट। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, लिक्विड फैट को सॉलिड फैट में डालना है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड और अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, ऑयल। पॉइंट समझ आया? यानी कि ऑयल को हमने सॉलिड फैट यानी कि घी में कन्वर्ट करना है, जो सॉलिड फॉर्म में हो रहा है। तो उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी हम अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन तो हम एडिशन करते ही करते होते हैं, लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, कैटलिस्ट जो यूज होता है वो यूज होता है आपका निकल। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निकल को यूज किया जाता है एज ए निकल को यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। क्लियर? अब बात यहां पे यह है कि कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, पहली बार तो एक्टिवेशन एनर्जी को, जो उस चीज को रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो कर देते हैं, और रिएक्शन को जो क्या कर देते हैं आपका,
रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। पॉइंट समझ आया? एक्टिवेशन एनर्जी जब लो होगी किसी भी चीज की, जिसको उसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको वो कम कर देगा तो रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। मतलब इट मींस क्या है कि ये रिएक्शन को क्या कर देंगे? ऑल्टर कर देंगे। वो स्लो भी कर सकते हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं, ऑल्टर कर देंगे। पॉइंट समझ आया तुम्हें? यस। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। ये काफी बच्चे जो हैं इसमें आंसर लगा रहे थे, पैलेडियम लगा रहे थे, कोई तो लेड भी लगा रहा था। ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? लेड की अगर मैं बात करता हूं, लेड जो होता है LEED, लेड, लेड जो होता है, ऑल जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, तत्व होते हैं, उनका एंड प्रोडक्ट देखने को हमें मिलता है लेड। लेड की जो ओर है वो कौन सी है? गैलिना। ठीक है। लेड में टेट्रा इथाइल लेड हम यूज करते हैं एज ए एंटी नॉकिंग कंपाउंड। एंटी नॉकिंग कंपाउंड। कौन समझ आया? एंटी नॉकिंग कंपाउंड मतलब टेट्रा इथाइल लेड, मतलब एंटी नॉकिंग का मतलब क्या हो गया? जो गाड़ियां खड़ 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 करती हैं उसको बचाने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? सो ये हो गया जी। कॉपर, देखिए जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सिल्वर महंगा बहुत होता है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। और कॉपर को हमने कब ढूंढा था? कॉपर को ढूंढा गया था चाल्कोलिथिक एज में। चाल्कोलिथिक एज में। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये है जी आपका प्रोसेस। हाइड्रोजन ऐड की जाती है, निकल एज द कैटलिस्ट। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। होमोलॉगस ऑर्गन है। आप में से काफी बच्चे कहेंगे सर आज साइंस के क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं। देखिए हर एग्जाम में साइंस का पैटर्न थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा मैंने आज क्वेश्चन साइंस के ज्यादा लिए हैं। मतलब अगर हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 7 या 8 क्वेश्चन मैंने साइंस के लिए हैं। ठीक है, बाकी आपके मिक्स हैं। होमोलॉगस ऑर्गन है। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब ये होता है जो कि आपका ओरिजिन, अगर मैं बात करता हूं, जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, वो सबका सेम होगा। जैसे कि मैन, चीता, वेल एंड बैट, सबका जो देखने का नजरिया है, स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को हमें मिलता है। सेम स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ आया? स्ट्रक्चर सबका सेम है। यहां पे जो पैर हैं इनके वो सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। कैसे? ये वॉक करने में मदद करता है, ये भागने में मदद करता है, ये तैरने में मदद करता है, ये किसी चीज को पकड़ने में मदद करता है। तो मतलब क्या हुआ? सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन जो है आपके डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर सी। समझ आया तुम्हें? सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, बहुत बढ़िया। डेफिशिएंसी ऑफ डैश हार्मोन लीड्स टू ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बोनापन। अब बोनापन किसके कारण होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एक हार्मोन होता है आपका STH, जिसे हम क्या कहते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर? ये सोमैटोट्रोपिक जो हार्मोन होता है, अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाए, अधिक हो जाए, तो उसे हम क्या कह देते हैं? जिजेंटिज्म। ठीक है। अगर इसकी बॉडी में कम हो जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं? ड्वार्फिज्म। अगर बॉडी में यही हार्मोन बढ़ जाए प्लस जो चिन्ह है वो बाहर को आ जाए, चिन्ह क्या हो जाए? प्रोट्रूड हो जाए, बाहर को आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोमीगैली। उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोमीगैली के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब कौन सा जो हार्मोन है वो ड्वार्फिज्म को तरफ लेके आएगा? दैट इज ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि STH क्या होता है? आपका ग्रोथ हार्मोन देखने को हमें मिलता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। क्लियर? ग्रोथ हार्मोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक आपसे पूछा जा सकता है, ये जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये कहां से एक्टिवेट होते हैं? ये जितनी भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आपका मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यहां से ही एक्टिवेट होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? थायरोक्सिन की बात करता हूं। थायरोक्सिन जो है आपका थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। अगेन, अगर थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में कम हो रहा है
तो इसका मतलब थायराइड ग्लैंड भी क्या कर रही है, कम फंक्शन कर रही है। थायरोक्सिन कम, थायराइड ग्लैंड ने काम कम कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्वाइटर, यानी कि गेंगा रोग हमें देखने को हमें मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। इंसुलिन की अगर मैं बात करता हूं, इंसुलिन जो है ये बीटा सेल्स होते हैं किसके, पैंक्रियाज के, अग्नाशय के, उससे निकलता है। और ये इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, ध्यान रखना, ये ग्लूकोज को, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट करने में मदद करता है, क्लियर। एस्ट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं, एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका प्यूबर्टी में मदद करता है। पॉइंट समझ आया, प्यूबर्टी में मदद करता है ये वाला हार्मोन, पॉइंट क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए। ग्रोथ हार्मोन इज द करेक्ट आंसर, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, क्लियर। और मैंने आपको बताया था ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन ये निकलते कहां से हैं, ये आपके हाइपोथैलेमस से होकर निकलते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारा भूख कंट्रोल करने का सेंटर भी है, प्यास कंट्रोल करने का भी सेंटर है, यानी कि हंगर सेंटर और थ्रस्ट सेंटर जो होता है वो हाइपोथैलेमस देखने को हमें मिलता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज, जो मेजर कंपोनेंट है सीएनजी का वो क्या है। यहां पे देखिए सीएनजी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी। अब सीएनजी के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा जो गैस देखने को हमें मिलती है वो कौन सी देखने को मिलता है, दैट इज मीथेन। मीथेन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सीएनजी इज मीथेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और मीथेन को हम और क्या बता दूं मैं आपको, बायोगैस के अंदर भी जो है आपका मीथेन देखने को मिलता है। मीथेन को हम दलदल वाली गैस यानी कि मार्श गैस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में सिलेंडर यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा ब्यूटेन देखने को हमें मिलती है। ये याद रखने वाले पार्ट हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, दैट इज मीथेन। और मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस भी है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। चलिए अगला आंसर बताइए, फॉलोइंग इज ए हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ इन द प्लांट्स, इनमें से एक ऐसा हार्मोन कौन सा है जो प्लांट की ग्रोथ को कम करता है। प्लांट की ग्रोथ को कम करने का मतलब क्या है, प्लांट के लिए वो एक मतलब ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब अगेन प्लांट की ग्रोथ को कम करना, और ये कौन सा होता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को कम कर रहा है, ग्रोथ इनहिबिटर है। जब भी ग्रोथ को इनहिबिट करने की बात हो, जब ग्रोथ को रोकने की बात हो, तो हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं कि वो किस चीज में मदद कर रहा है, हमें डोरमेंट कंडीशन में रहने के लिए मदद करता है। डोरमेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ, डोरमेंट वर्ड का मतलब क्या है, ग्रोथ को रोकना, ग्रोथ को इनहिबिट करना, डोरमेंट कंडीशन में रहने के लिए मदद करता है, आंसर नंबर ए। साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करता हूं, साइटोकाइनिन ये आपका सेल डिवीजन में मदद करता है, क्लियर। माइटोसिस में मतलब सेल की जो माइटोसिस होती है, डिवीजन होती है, उसमें मदद करता है। इसका मतलब सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन में मदद करता है। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं, जब मैंने आपको बोला था ना अभी कि जब ग्रोथ रुक जाए, जब किसी चीज की ग्रोथ रुक जाए तो हम कहते हैं डोरमेंट। सो साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, सेल की डिवीजन करने में मदद करता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इट ब्रेक्स द डोरमेंसी, इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ द प्लांट। डोरमेंसी का मतलब क्या होगा, डोरमेंसी ऑफ द सीड, यानी कि जो बीज है, अगर हम मार्केट से बीज लेके आते हैं, उसकी ग्रोथ थोड़ा है, उसकी ग्रोथ थोड़ा हुई है, वो तो मार्केट में सीड पड़ा है, उसको हमने सॉइल में डाला, कुछ किया, ये हार्मोन डाले, ये वो खाद वगैरह सब कुछ डाला, तब जाके वो प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीड जो है उसकी डोरमेंसी को कौन तोड़ रहा है, साइटोकाइनिन हार्मोन तोड़ रहा है, क्लियर। जिबरलिंस की अगर मैं बात करूं, अगर कोई ड्वार्फ प्लांट है, छोटा प्लांट है, उसको बड़ा प्लांट करने में मदद कौन करता है, जिबरलिन हार्मोन करता है। ऑक्सिन हार्मोन की बात करूं, ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को, कि कितनी ग्रोथ होगी, कंट्रोल करेगा। और ये क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट का जो यहां पे एपेक्स वाला पार्ट होता है, एपेक्स वाला पार्ट, यहां पे हमें ऑक्सिन हार्मोन देखने को हमें मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी प्लांट कोई भी हो, चाहे ट्री हो, उसके ऐसे ऐसे मतलब आर्म्स निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं।
अगर उसके यहां पे टॉप के ऊपर जो है पत्ता आ जाए तो इसका मतलब वो अब जो है वो आगे ऐसे ग्रो नहीं करेगा, वो ऐसे ग्रो करेगा। पॉइंट समझ आया? इसका मतलब यहां पे जो पत्ता अगर आता है, पत्ता अगर यहां पे आ गया, यहां पे कंडीशन में पत्ता आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सिन हार्मोन निकलना बंद हो चुका है यहां पे। और ऑक्सिन हार्मोन अगर निकल रहा है तो यहां पे पत्ता नहीं आएगा, तो वही है आपका ऑक्सिन हार्मोन। तो दैट मींस ये ग्रोथ को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे? आई थिंक पॉइंट्स आर क्लियर। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? यस, से यस और नो, से यस और नो। ये पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? ये ग्रोथ को कंट्रोल करना, छोटे प्लांट को बड़ा करना, या डोरमेंसी को तोड़ना, या डोरमेंट कंडीशन में रहने के लिए मजबूर करना, क्लियर है? यस, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफसीसी कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैग्स ऑफ चिप्स आर फिल्ड विद विच गैस? देखिए जी क्या कहता है, जो चिप्स का जो मतलब पैकेट वगैरह होता है, चिप्स का पैकेट वगैरह होता है, वो किस गैस, मतलब उसमें कौन सी गैस होती है, और वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है, उसको प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है, उसको मतलब रखने में मदद करता है। तो इनमें से हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अगर उसके अंदर ऑक्सीजन आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो खराब होंगे। जहां पे ऑक्सीजन आ गई वहां पे बैक्टीरिया भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, ग्रोथ भी होगी, सो दैट मींस वो चीज खराब होगी। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है चिप्स वाले पैकेट को जो है हेल्प करता है प्रिजर्व करने के अंतर्गत। क्लियर? क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं, आपको पता होगा वाटर प्यूरिफिकेशन, जो म्युनिसिपैलिटी का, जो कि ये होता है ना नगर पालिका, जो हमारा घर में पानी आता है, म्युनिसिपैलिटी का जो पानी आता है, अगर उसको हमने शुद्ध करना है तो उसमें हम क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं, क्लोरीनेशन कर देते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले कर देते हैं, याद रखना। क्लियर? हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है आपका, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए जी, कार्बोनेट ओर्स जो होती हैं, कार्बोनेट ओर्स, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल दिस, इसको हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, हम किस प्रोसेस से कर सकते हैं? यस, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कार्बोनेटेड ओर होती हैं आपकी, एक सीधी सी बात है, कार्बोनेटेड ओर जो है मेटल ऑक्साइड में हम चेंज कर रहे हैं, तो वो कैसे होती हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी मेटल ऑक्साइड होगा, ध्यान से समझना, जो भी मेटल ऑक्साइड होगा उसको अगर हमने मेटल में कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझना, मेटल ऑक्साइड जो है उसको मेटल में कन्वर्ट करना है, तो वो प्रोसेस होगा क्या? रिडक्शन। वो प्रोसेस कौन सा होगा? रिडक्शन का प्रोसेस देखने को हमें मिलेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस। अब जितनी भी कंसंट्रेटेड ओर होती हैं, कंसंट्रेटेड ओर होती हैं, अगर हमने उसको मेटल में कन्वर्ट करना है, सॉरी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, कंसंट्रेटेड ओर जो होती हैं उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं कैल्सिनेशन या फिर आपका रिडक्शन। कैल्सिनेशन या फिर आपका रिडक्शन। पॉइंट समझ आया? तो यहां पे कार्बोनेटेड ओर की बात आ रही है, यहां पे मेटल ऑक्साइड की बात नहीं आ रही। हमने कार्बोनेटेड ओर को कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, ध्यान से समझिए। अब बात यहां पे ये होती है, कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस देखने को हमें मिलता है। कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस होता है आपका, कैल्सिनेशन जी, सॉरी यहां पे जो रिडक्शन वर्ड गलत यूज कर दिया। कार्बोनेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में अगर हमने कन्वर्ट करना है, या तो हम कैल्सिनेशन से करते हैं या फिर रोस्टिंग से करते हैं। दो वर्ड होते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ध्यान से समझिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मेटल ऑक्साइड को अगर मेटल में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस होगा आपका रिडक्शन का। अगर हमने कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में तो प्रोसेस होता है आपका कैल्सिनेशन का और रोस्टिंग का। क्लियर? अब बात यहां पे ये करते हैं कि कैल्सिनेशन जो है वो किस में मदद करती है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग किस किस में मदद करती है, ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूं कि जो आपका जो है आपका कार्बोनेटेड ओर है, अगर वो कार्बोनेटेड ओर है आपकी, उसको हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझिए। कार्बोनेटेड ओर जो है आपका, उसको हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ एयर बोला।
नहीं, प्रेजेंस ऑफ एयर होगा या एब्सेंस ऑफ एयर होगा, बता सकते हैं आप लोग? यस, बिल्कुल सही, ये होगा एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर, ध्यान से समझिए, मैंने बोला कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेटेड ओर को ऑक्साइड में चेंज करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब दूसरा जो होता है रोस्टिंग का प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में अगर हमने कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए, मैंने क्या वर्ड यूज किए, मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं। रिडक्शन वो होता है जब हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब बात ये होती है जो आपकी कंसंट्रेटेड ओर होती है, कंसंट्रेटेड ओर को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को भी हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम जो है कार्बोनेटेड ओर को कन्वर्ट कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। रोस्टिंग में क्या करते हैं कि जो आपका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं सल्फाइड ओर को, सल्फाइड ओर कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका, सो यहां पे कार्बोनेटेड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय, कार्बोनेटेड ओर जो हैं वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही हैं, वो कौन से प्रोसेस से कन्वर्ट हो रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड आपका कैल्सिनेशन। तो आंसर इसमें हम टिक क्या करेंगे, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। समझ आया तुम्हें? तो गड़बड़ मत कर देना, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, गड़बड़ मत कर देना, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को। तो ध्यान से, कहां पे सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो रही है, कहां पे कार्बोनेटेड ओर कन्वर्ट हो रही है, कहां पे हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझ के करना है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में गलत मत कर देना पेपर में, ठीक है? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, Which electric component prevent the electric circuit and appliance from a possible damage? सीधी सी बात यह है कि जब भी करंट उसमें जाता है, जब भी उसमें करंट जाता है तो आपका डैमेज होने में कौन सा मदद करता है, मतलब डैमेज ना हो सके उसमें कौन मदद करता है हमें, तो वो हमें करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है मदद करता है इस चीज को करने में। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए जो है आपको देखने को मिलता है, और ये क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता, करंट को फ्लो नहीं होने देता। यस, समझ आया? अगर ज्यादा करंट आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है आपका करंट फ्लो नहीं होने देता, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा, आप बता सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट लो इसीलिए होगा, अगर करंट ज्यादा आ गया, अगर करंट ज्यादा फ्लो कर गया, अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो वो फटाफट जल जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि करंट ज्यादा आ गया। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होते हैं हम यूज करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, करंट अगर ज्यादा आ रहा है उस चीज को रोकने के लिए भी मदद करता है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं ये लेड और टिन के बने होते हैं, लेड और टिन के। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्यूज की, प्योर इलेक्ट्रिक फ्यूज की अगर मैं बात करूं, वो किस चीज का बना होता है, वो टिन का बना होता है, याद रखना। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक मोटर की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, अगर आप देखा होगा आप लोगों ने, मोटर आप घर में चलाते हैं, वो क्या करती है, जब उसने आपने बटन दबाया तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर गई और उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, पानी खींचना स्टार्ट कर दिया। तो दैट मींस इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल जो है आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में। क्लियर? तो आंसर नंबर सी। चलिए अगला आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें समझ आ रहा है ना, समझ आ रही है चीजें, समझ आ रही हैं चीजें, तुम्हें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि हाँ पता नहीं क्या चीजें हो रही हैं, समझ आ रही है ना चीजें तुम्हें? यस। ह्यूनसांग जो है वो किसके टाइम पे आया था, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन में आया था? ह्यूनसांग जो है एक चाइनीज पिलग्रिम है और बुद्धिस्ट पिलग्रिम है। ऑब्वियसली बात है, भारत में आते रहते थे, जैसे फाहियान आया था, ठीक है, और ये भी आए हैं, ह्यूनसांग भी आए हैं, आई सिंह ये भी आए हैं, ठीक है। ये किसके टाइम पे हमें देखने को मिले हैं, ये हर्षवर्धन के टाइम पे हमें देखने को मिले हैं। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हर्षवर्धन इज द करेक्ट वन। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हर्षवर्धन के बारे में, तो हम डिटेल में हम नहीं बोलेंगे,
बट एक पॉइंट हम याद करेंगे कि जो ह्यूनसांग है इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से बहुत यात्राएं वगैरह जो है इन्होंने करी हैं यहां पे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली फीमेल जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है और राज्यसभा से ये इलेक्ट हुई थी, ध्यान रखना। शाहजहां के टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी इमारतें जो हमारे आज भारत देश में हैं और वो सब जो है शाहजहां ने बनाई हैं। दो फ्रेंच पर्सन बर्नियर और टवर्नियर नाम के दो फ्रेंच पर्सन जो हैं आपके देखने को मिले थे, शाहजहां के दरबार में आए थे। वाजपेयी जी की बात करें, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो होती है 25 दिसंबर को, 25 ऑफ दिसंबर को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन का अच्छा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है यहां पे। तो आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनमें से कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता? नॉट लिस्टेड पूछा है, ध्यान से समझना। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है आपका, उसमें सारे मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पे ऑल वर्ड का मतलब क्या हो गया? इलेक्टेड यानी कि चुने हुए लोग, प्लस नॉमिनेटेड मनोनीत किए हुए लोग। यहां से समझना मैंने क्या बोला, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं। किसके? पार्लियामेंट के। और पार्लियामेंट क्या है? दो हाउस है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां पे कोई भी वर्ड को खींच मीच करके वो लिख सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट करता कौन नहीं है इसमें? स्टेट्स पार्टिसिपेट जो है बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही विधानसभा करती है, ना ही विधान परिषद करती है। पॉइंट क्लियर? तो यहां पे अब आंसर देखिए जी क्या होगा। नॉट लिस्टेड पूछा है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये तो करते हैं आपके, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। आंसर नंबर डी, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? नहीं पूछा है इन्होंने, कौन सा पार्ट नहीं है? यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स और वॉस डेफरेंस, कौन सा पार्ट नहीं है? इनमें से जो वॉस डेफरेंस है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। क्लियर? आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। जो यूट्रस होता है इसको हम वॉम भी कहते हैं, जहां पे बच्चा जन्म लेता है। पॉइंट क्लियर? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वॉस डेफरेंस इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट बताइए। जो पास्चराइजेशन होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है ये लुईस पास्चर ने हमें बताया था। लुईस पास्चर ने हमें बताया था और ये आपका किस चीज के लिए बताया था? कि मिल्क के अंदर जो दूध के अंदर जो भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको खत्म करने के लिए हमारा ये प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अब पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क में हम दो टेम्परेचर को यूज करते हैं। एक तो हम लो टेम्परेचर को यूज करते हैं जो कि होता है आपका 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ये आपका टेम्परेचर मेथड होता है। और एक होता है हाई टेम्परेचर मेथड जिसमें हम यूज करते हैं 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। तो ये जो मेथड होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? दैट इज द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहां पे आंसर क्या बनने वाला है? दैट इज डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लो एंड हाई टेम्परेचर का जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट वन। पॉइंट समझ आया तुम्हें? तो इसका आंसर क्या बनेगा? लो एंड हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड आपका पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसमें आप सिर्फ लो वाला टिक मत कर देना, इसमें आप सिर्फ हाई वाला टिक मत कर देना, ये दोनों मेथड होते हैं चीजों को करने के लिए। आंसर नंबर डी।
चलिए जी, ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, ये आपका है होमवर्क। सो दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपने घर से करके आना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, क्लियर। बट मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहूंगा ह्यूमन राइट्स के लिए, थोड़ी बहुत चीजें बताना चाहूंगा। ह्यूमन राइट्स जो है ये 10 दिसंबर जो होता है आपका ह्यूमन राइट्स डे होता है। और जो है ह्यूमन राइट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो होती है वो उसके हेडक्वार्टर लंदन में है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो आपके जो है हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे हैं, जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर होते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, ये याद रखने वाला पार्ट है। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर जी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज योर होमवर्क। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। जी, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यस, फॉसिल्स की तरह हम उसको जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो कैसे, मतलब वो प्रोसेस जो है आपका फॉसिल्स की तरह प्रोटेक्ट होते हैं, क्यों, उसके अंदर क्या होता है। देखिए पोलन ग्रेन्स जो होते हैं आपका वो एंथर से निकलते हैं, मेल पार्ट से निकलते हैं, फीमेल पार्ट में जाते हैं, सिग्मा स्टाइल ओवरी उसके ऊपर जाते हैं। एट द एंड जो है वो पॉलिनेशन होती है। अब पॉलिनेशन दो तरीके की भी हो सकती है, पॉलिनेशन सेल्फ भी हो सकती है, क्योंकि सेल्फ मतलब क्या है, प्लांट्स का मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में है तो एक ही जगह के ऊपर गिर गए। या फिर क्रॉस भी हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन, कहने का मतलब एक पार्ट जो है मेल पार्ट प्लांट है और एक फीमेल पार्ट है, यहां से यहां तक पॉलन ग्रेन्स गए, हवा से कोई एनिमल ले गया, ये जो मधुमक्खियां होती हैं वो ले गए, कुछ भी इस तरीके से हवा पानी के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक चले गए, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर देते हैं एज ए फॉसिल्स, फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज के कारण, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोलैनिन। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। समझ आया तुम्हें, स्पोरोपोलिनेन के कारण जो है ये प्रोटेक्ट होते हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो है आपका स्पोरोपोलिनेन। चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन का पॉइंट है आपका, दोनों में से स्टेटमेंट बताने हैं। जो हम ब्लड सैंपल लेते हैं, जब हम ब्लड निकालते हैं हमारी बॉडी से, वो कहां से निकाला जाता है, कहते हैं यूजुअली टेकन फ्रॉम द वेन्स रेदर देन द आर्टरी। ये सही है या गलत है, यस बताइए। जो हम ब्लड लेते हैं वो कहां से लिया जाता है, यस बिल्कुल सही, ये वेन से लिए जाते हैं, यानी कि शिराओं से हम ब्लड लेते हैं, शिराओं से ब्लड लेते हैं, धमनियों से ब्लड नहीं लेते। ऐसा इसीलिए होता है कि अगर मैं हाथ ऐसे करता हूं तो धमनियां जो जो शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, वो तो हमें ऐसे ही ऊपर दिखती हैं, लेकिन जो आर्टरीज होती हैं वो नीचे होती हैं। और दूसरी बात यह है कि वेन्स में तो आपका इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध होता है ब्लड, और आर्टरीज में आपका प्योर ब्लड होता है। तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि भाई इम्प्योर ब्लड आ जाए, और वैसे भी इम्प्योर इसीलिए आ जाए क्योंकि ऊपर दिख रहा है हमें, मतलब हाथ में ऊपर ही दिख रहा है, तो हमें जब सिरिंज लगानी पड़ेगी बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा, नीचे तक नहीं जाना पड़ेगा, हम ऊपर से ही ब्लड खींच लेंगे। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लो प्रेशर इन द वेन्स, बिल्कुल सही है। अब देखिए जी क्या होता है, लो प्रेशर इन द वेन्स का मतलब क्या है कि उसमें प्रेशर कम है, वेन्स में प्रेशर कम होता है, इसीलिए हम वहां से ब्लड लेते हैं। ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी आपकी बिल्कुल सही है। अब आप देखिए जी, ध्यान से समझिए। आप देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स में, मूवीज में दिखाते हैं, ठीक है, कि वो उसने अपनी नस काट ली, दिखाते हैं ना, तो देखते हैं ना, जैसे उसने काटी ब्लड कैसे फ्लो करने लग गया, एकदम से फटाफट फटाफट फ्लो करने लग गया। वो किस कारण होता है, क्योंकि उसने आर्टरी को काट लिया है। पॉइंट समझ आया, उसकी आर्टरी कट चुकी है, जिसके कारण पूरा का पूरा ब्लड फैल गया है। क्यों, क्योंकि आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, आर्टरीज में, धमनियों में हाई प्रेशर देखने को हमें मिलता है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी आपकी सही है। चलिए जी अगला आंसर बताइए। यस, which of the following fact is incorrect about the monocotyledons plants। जो मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट होते हैं उनमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपकी, वो कौन सी देखने को हमें मिलती है, यानी कि जो सही स्टेटमेंट नहीं है वो कौन सी देखने को हमें मिलती है।
नंबर 1, द सीड हैज अ सिंगल कॉटिलिडॉन, बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो लीव्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनिएशंस होती हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। फ्लावर जो होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, ये पॉइंट आपका गलत है। फ्लावर जो होते हैं वो पेंटामेरस नहीं होते, फ्लावर जो होते हैं यहां पे पेंटामेरस ना होके वो क्या होते हैं, यस बताइए, जल्दी बताओ, पेंटामेरस ना होके क्या होते हैं, यस ट्राइमेरस होते हैं। अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब पता क्या है, फ्लावर्स आर ट्राइमेरस पेंटामेरस का मतलब क्या है, देखिए जो फ्लावर वाला पार्ट होगा वो जो मोनोकोटिलडॉन होते हैं वो ट्राइमेरस का मतलब क्या है, जो फ्लोरल पार्ट होगा यानी कि आपका फ्लावर वाला पार्ट होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 में देखने को आपको मिलेगा। ये जो पेंटामेरस वाला पार्ट होता है ये हमें देखने को मिलता है डाइकोटिलिडॉन में, डाइकोटिलिडॉन में हमें देखने को मिलता है 5 का मल्टीपल में। पॉइंट समझ आया तुम्हें, ये ध्यान रखने वाला पार्ट है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फ्लावर्स आर पेंटामेरस, यस बिल्कुल सही, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आंसर नंबर डी 18th का डी इज द करेक्ट आंसर। मोनोकोट में देख लीजिए, मोनोकोट्स मोनोकोटिलडॉन्स, 1 कोटिलडॉन, 3 में मल्टीपल, पैरेलल वेनिएशन, पोलर ग्रेन्स के अंदर एक 1 पोर होता है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं हर जगह के ऊपर देखने को हमें मिलते हैं। डाइकोट्स में 2 कोटिलडॉन, 5 का मल्टीपल, नेट लाइक लीफ स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे पैरेलल वेनिएशंस नहीं देखने को मिलती। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो 3 के पोर्स में होते हैं, यहाँ पे 1 में होते हैं। स्टेम यहाँ पे अरेंज इन ए रिंग, रिंग फॉर्म में देखने को हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका थ्रू आउट द स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलते हैं। चलिए अगला आंसर बताइए। यस Which of the following fact is incorrect about माइटोसिस? माइटोसिस के रिगार्डिंग इनमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कथन जो सही नहीं है वो कौन सा है, कथन सही नहीं है वो कौन सा आपको देखने को मिलता है? इट अकर्स इन ओनली इन द बॉडी सेल्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बॉडी सेल्स का मतलब क्या होता है, सोमैटिक सेल्स। बॉडी सेल देखिए 2 तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं बॉडी सेल, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम के साथ जो चीजें लिंक करती हैं। पॉइंट समझ आया? देखिए बॉडी सेल का मतलब यह है कि हमारी बॉडी जो दिख रही है, अगर हम बात करें, हम बच्चे थे, बचपन में छोटे थे, इतने से थे, अब इतने बड़े हो रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी सेल जो है वो कट रहे हैं, टूट रहे हैं, तभी हमारी जो है ग्रोथ हो रही है। क्लियर? अगर मैं बात करूं जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है, अगर आपकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, अब अगर कहूं कि किसी के बॉडी पार्ट के ऊपर, किसी के भी बॉडी पार्ट के ऊपर कोई सेल जो है टूटना स्टार्ट कर गया, कोई सेल जो है वो टूटना स्टार्ट कर गया और मल्टीपल डिवीजन होती गई, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर कह देते हैं। सो मतलब क्या हुआ, अनकंट्रोल्ड जो माइटोसिस होती है, जो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है, क्लियर हो गया आप लोगों को, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, दैट इज ऑन्कोलॉजी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा हमें देखना है कि अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ भी हो रही है या माइटोसिस भी हो रही है, वो कैसे होनी चाहिए? कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए, एक लेवल पे आके रुक जानी चाहिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये तो पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। माइटोसिस हैज द 2 डिवीजन, माइटोसिस हैज 2 डिवीजन, ये ऑप्शन गलत है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? ये कोई सेल है वो टूट गया, यानी कि 2 सेल में आपका कन्वर्ट हो गया, तो एक इसका मतलब एक ही डिवीजन होती है माइटोसिस। मेंटेनेंस ऑफ 2 एन क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। अगर इसके अंदर जो है, अगर इसके अंदर जो है आपके 2n क्रोमोसोम थे, जब ये टूटे, डिवाइड हुए, तो इसमें भी 2n आएंगे, तो इसमें भी 2n आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करें हमारे माता पिता, अगर हम बात करें माता पिता की, जब उनके जो क्रोमोसोम थे वो 46 हैं, मदर के क्रोमोसोम भी कितने हैं? 46 हैं, तो 46 इनमें से 23 आएंगे और इनमें से 23 आएंगे। जब दोनों में से 23 आएंगे तो बच्चे के अंदर भी कितने बने? 46 बने। तो मतलब 2n क्रोमोसोम फिक्स रहेंगे बच्चे के अंदर, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि उसके अंदर जो है आपके 2n क्रोमोसोम तो फिक्स रहेंगे, तो यानी कि तभी तो बच्चा बनेगा। जब 23 मदर से आएंगे, 23 फादर से आएंगे, तो 46 होंगे। पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। The 2 diploid cells are produced, बिल्कुल यार मैंने आपको बताया ना, 2 diploid cells are produced, जब ये टूटेगा तो 2 diploid cells में ही टूटना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पे 2 डिवीजन ना होके एक ही डिवीजन होगी। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को जी?
यहां पे दो डिवीजन ना होके एक ही डिवीजन होगी, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इस तरीके के फेज होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इस तरीके से माइटोसिस देखने को हमें मिलती है। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन, इनमें से आपको कथन बताना है कि कौन सा रॉन्ग है, कौन सा कथन जो है आपका गलत है। यस, कौन सा कथन जो है आपका गलत है। नंबर 1, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। अब ये हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, हार्ड वाटर का मतलब ये होता है इसके अंदर इंप्योरिटीज हैं। किस चीज की इंप्योरिटीज इसमें देखने को मिलती है, किस चीज की अशुद्धता हमें इसमें देखने को मिलती है, दैट इज द इंप्योरिटीज जो हमें देखने को मिलती है हार्ड वाटर में, वो किसके कारण, देखिए टेम्परेरी हार्डनेस भी हो सकती है और परमानेंट हार्डनेस भी हो सकती है। टेम्परेरी जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस के कारण होती है, और परमानेंट जो होती है वो क्लोराइड और सल्फेट आयंस के कारण देखने को हमें मिलती है, क्लोराइड एंड सल्फाइड। क्लियर, किस चीज के, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये तो पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको हम यूज करते हैं ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये गलत है। ये बेकिंग सोडा होता है, ना कि ब्लीच करने के लिए कोई चीज होती है ये, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत बन जाता है। तीसरा देखिए, कैल्शियम सल्फाइड जो है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये जो होती है ये यूज की जाती है प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर बोन, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए यूज करते हैं। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही देखने को मिलता है। CaOCl2 दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो यूज किया जाता है बेकिंग, इट्स नॉट बैंकिंग, इट्स कॉल्ड बेकिंग पाउडर में, नहीं ये गलत है। ये आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट बन जाएंगे, तो इनकरेक्ट ही पूछा था इन्होंने, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा। सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट वन। क्लियर, सेकंड एंड फोर्थ। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक चीज बताता हूं, आप मेरे हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको मेरे पेड कोर्सेज मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 499 रुपए में, ओनली 499 रुपीज में। आपको इसमें कोड लगाना है, कौन सा, डेट इज VIP 499। ये कोर्स कोड लगाएंगे तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 499 में। और ये कोर्सेज हैं 10,000 MCQ कोर्स, GS कोर्स 10,000 में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQs हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यूपीपीसीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बनाए थे वो भी हैं, इस साल भी बनाऊंगा मैं, इसी में आएंगे आपके। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। GS कोर्स हमारा टॉपिक वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो हमने समझी है, और इन कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको करना क्या है, स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट डाउनलोड करना है। जैसे आप खोलेंगे इसको, ठीक है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, बिल्कुल एंड में जाना, वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। जैसे डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा, ये कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे, वहां पे आप क्लिक करना और वहां पे कोड लगा लेना VIP 499। आपको जस्ट 499 रुपीज में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आप पढ़ें, तैयारी करें, आगे बढ़े, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेलीग्राम का चैनल। यहाँ पे आपको कनेक्ट जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाती है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सभी चीजों के गिवन है। और पार्टिसिपेट करो और पढ़ो अपना आगे, ठीक है। चाहे पेड कोर्स के साथ पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब की क्लास से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। बस आगे बढ़ो, तैयारी करो और छा जाओ। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।